तो वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टडी एफर्ट्स। और आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर पढ़ने वाले हैं चैप्टर द रैट ट्रैप का पार्ट 1, जिसके राइटर का नाम है सेल्मा लागरलोफ। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। एक समय की बात है, एक आदमी था जो तार के छोटे चूहेदान बेचता था। वो उन्हें खाली समय में खुद बनाता था, उस सामान से जो वह दुकानों या बड़े खेतों से भीख मांगकर इकट्ठा करता था। लेकिन फिर भी उसका यह धंधा ज्यादा मुनाफे वाला नहीं था, इसलिए उसे अपना गुजारा चलाने के लिए भीख मांगने और छोटी मोटी चोरियों का सहारा लेना पड़ता था। उसके कपड़े फटे हुए थे, गाल पिचके हुए थे और आंखों में भूख साफ दिखती थी। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि एक ऐसे घुमक्कड़ को जीवन कितना दुखद और नीरस लग सकता है, जो सड़क पर चलता है और अपनी ही सोच में डूबा रहता है। लेकिन एक दिन ये आदमी एक ऐसी बात सोचने लगा जो उसे वाकई मजेदार लगी। वो स्वाभाविक रूप से अपने चूहेदानों के बारे में सोच रहा था, जब अचानक उसे ये विचार आया कि उसके चारों ओर की पूरी दुनिया अपने खेतों, समुद्रों, शहरों और गांवों के साथ एक बड़े चूहेदान के अलावा कुछ भी नहीं थी। ये दुनिया कभी भी लोगों को फंसाने के लिए चारा डालने के अलावा किसी और मकसद से बनी ही नहीं थी। दूसरे पेज पर लिखा है बहुत सारे धन, खुशियां, रहने की जगह, गर्मी और कपड़े, ठीक वैसे ही जैसे चूहेदान में पनीर का टुकड़ा होता है जिसे चूहा छूने के लिए ललचाता है, और जैसे ही वो अंदर जाता है वो उसमें बंद हो जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। दुनिया बेशक उसके लिए कभी भी बहुत दयालु नहीं रही थी, इसलिए उसे इसमें बीमार पड़ने का दुख कभी नहीं हुआ। ये उसकी एक प्यारी आदत बन गई थी, अपनी उदास यात्राओं के दौरान उन लोगों के बारे में सोचना जिन्होंने खुद को जाल में फंसा लिया था, और अन्य लोग अभी भी उस चारा के चारों ओर घूम रहे थे। एक शाम जब वो सड़क पर मेहनत से चल रहा था, तो उसकी नजर सड़क किनारे एक छोटी सी भूरे रंग की कुटिया पर पड़ी, और उसने रात के लिए पनाह मांगने के लिए दरवाजा खटखटाया। उसे मना करने वाले कड़वे चेहरों के बजाय, जो आमतौर पर उसे मिलते थे, एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके पास न कोई पत्नी थी और न कोई बच्चा। वो अपनी अकेलेपन में किसी से बात करने पर खुश था। तुरंत ही उसने खिचड़ी का एक बड़ा टुकड़ा परोसा और उसे खाने के लिए दे दिया। फिर उसने अपनी तंबाकू की पुड़िया में से एक बड़ा हिस्सा काट कर दिया और अपना भी थोड़ा सा दिया। अंत में वो सुबह बिस्तर से उठने तक उसके साथ ताश के पत्ते और जोलिस खेलता रहा। बूढ़ा व्यक्ति अपने आत्मविश्वास और तंबाकू के साथ उदार था। मेहमान को तुरंत पता चला कि उसकी समृद्धि के दिनों में वह राम्सजो लौह कार्यशाला में एक बटाईदार के रूप में काम कर चुका था और उसने वहां बहुत काम किया था। अब वो 10 दिन का काम करने में सक्षम नहीं था। ये उसका दूध पीने वाली गाय थी जिसने उसका समर्थन किया था। हाँ, वो मालिक बहुत असाधारण था। वो उसे हर महीने 30 क्रोनर भुगतान देता था। अजनबी को अविश्वसनीय लगा होगा, क्योंकि बूढ़े आदमी ने उठकर खिड़की में लटकी एक चमड़े की थैली निकाली और उसमें से 3 10 क्रोनर के बिल निकाले। उसने उन्हें अपनी आंखों के सामने बिना जाने ही गिन लिया और फिर अपनी जेब में भर लिया। अगले दिन दोनों आदमी अच्छे मूड में उठे। बटाईदार को अपनी गाय का दूध निकालना था, और दूसरे आदमी ने शायद सोचा होगा कि उसे उस दिन बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए था जब घर का मालिक उठ चुका था। वे कुटिया को एक ही समय पर छोड़कर चले गए। बटाईदार ने दरवाजा बंद कर दिया और चाबी अपनी जेब में रख ली। उस आदमी ने चूहेदानों के साथ विदाई दी और धन्यवाद दिया, और फिर हर कोई अपने रास्ते चला गया। तीसरे पेज पर लिखा है, लेकिन आधे घंटे बाद चूहेदान बेचने वाला दरवाजे के सामने फिर खड़ा हो गया। उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। वो सीधे खिड़की के पास गया, एक शीशा तोड़ा, अपना हाथ अंदर डाला और 30 क्रोनर वाली थैली पकड़ ली। उसने पैसे निकाले और अपनी जेब में डाल लिए। फिर उसने चमड़े की थैली को वापस उसकी जगह पर रखा और चला गया। जब वो पैसे अपनी जेब में लेकर चल रहा था, तो वो अपनी चालाकी से काफी खुश था। उसने महसूस किया, बेशक,
कि पहले तो उसने हाईवे पर चलने की हिम्मत नहीं की थी, बल्कि उसे सड़क से मुड़कर जंगल में जाना पड़ा था। पहले कुछ घंटों में इससे उसे कोई मुश्किल नहीं हुई। बाद में दिन में ये एक बड़ा और भ्रमित करने वाला जंगल बन गया, जिसमें वो फंस गया था। उसने निश्चित दिशा में चलने की कोशिश की, लेकिन रास्ते उसे अजीब तरह से वापस और आगे ले गए। वो चला और चला, अंत तक न पहुंच पाया, और अंत में उसने महसूस किया कि वो पूरे जंगल में एक ही हिस्से में घूम रहा था। अब उसने दुनिया और चूहेदान के बारे में अपने विचारों को याद किया। अब उसका अपना मोड़ आ गया था, जब उसे चारा और जाल से मूर्ख बनाया गया था और पकड़ा गया था। पूरा जंगल अपने तनों और शाखाओं, अपनी मोटी और गिरी हुई लकड़ियों के साथ उसके लिए एक अभेद्य जेल की तरह बंद हो गया था, जिससे वो कभी नहीं बच सकता था। ये दिसंबर का महीना था। अंधेरा धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। इससे उसकी उदासी बढ़ गई और उसकी निराशा भी बढ़ गई। अंत में उसने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं है, और वो जमीन पर गिर गया, थक गया, अपने आखिरी पल के बारे में सोचता रहा। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर जमीन पर रखा, उसे एक आवाज सुनाई दी, एक कठोर, नियमित धड़कन। इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये क्या था। उसने खुद से कहा, ये लोहे की खदान से हथौड़े की आवाजें हैं। उसने सोचा, वहां लोग होंगे। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी, उठा और आवाज की दिशा में लड़खड़ाते हुए चला। चौथे पेज पर लिखा है, राम्सजो आयरन वर्क्स, जो अब बंद हो चुकी है, पहले बहुत बड़ी जगह थी जहां पिघलाने, रोल करने और गढ़ने का काम होता था। गर्मियों में भारी माल से भरी लंबी नावें नहर में उतरती थी, जो एक बड़ी अंदरूनी झील तक जाती थी। क्रिसमस से ठीक पहले एक लंबी शाम को मास्टर लोहार और उसके सहायक लोहार ने अंधेरे में सुअर के लोहे के लिए इंतजार किया, जिसे निहाई पर रखा जाना था। हर थोड़ी देर में उनमें से एक उठकर चमकते हुए लोहे की छड़ को हिलाता था, जो पसीने से टपक रहा होता था। ये उनका रोज का काम था। उन्होंने बस एक कमीज और लकड़ी के जूते पहन रखे थे। उस समय पूरे माहौल में कई तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी। बड़ी धौंकनी गड़गड़ाती थी और जलता हुआ कोयला चटकता था। आग लगाने वाला लड़का बहुत शोर के साथ फावड़े से कोयला भट्टी में डालता था। बाहर झरना दहाड़ रहा था और एक तेज उत्तरी हवा टाइलों वाली छत से टकरा रही थी। शायद सब शोर के कारण लोहार ने ध्यान नहीं दिया कि एक आदमी ने गेट खोला और भट्टी में घुस गया और सीधे भट्टी के पास जा खड़ा हुआ। निश्चित रूप से बिना किसी बेहतर आश्रय के घूमने वाले खानाबदोशों के लिए यह असामान्य नहीं था कि वे भट्टी की रोशनी की गर्मी से आकर्षित होकर वहां रात बिताने के लिए आ जाएं और आग की गर्मी में खुद को गर्म करें। लोहारों ने अजनबी को लापरवाही से और बेपरवाही से देखा। उन्होंने उस आदमी को देखा जो आमतौर पर ऐसे होते थे, एक लंबी दाढ़ी, गंदे, फटे हुए कपड़े पहने हुए और उसकी छाती पर चूहेदान लटके हुए थे। उसने रुकने की इजाजत मांगी, लेकिन लोहार ने बिना एक शब्द बोले सम्मानपूर्वक सिर हिला दिया। घुमक्कड़ ने कुछ नहीं कहा, नहीं वो सोने और खुद को गर्म करने के अलावा बात करने के लिए आया था। उन दिनों राम्सजो आयरन मिल का मालिक एक बहुत ही प्रमुख लोहे का मालिक था, जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा बाजार में अच्छा लोहा भेजना था। वो रात दिन देखता था कि काम अच्छी तरह से हो, और इसी समय वो अपनी मासिक निरीक्षण यात्राओं में से एक के लिए भट्टी पर आया था। 5वें पेज पर लिखा है, स्वाभाविक रूप से पहली चीज जो उसने देखी वो लंबा, गंदा मैला आदमी था, जिसने गीले फटे हुए कपड़ों से भाप निकल रही भट्टी के बहुत करीब अपना रास्ता बना लिया था। लोहारों ने अजनबी का उदाहरण नहीं माना, जिन्होंने शायद ही उस पर ध्यान देने की परवाह की हो। वो उसके पास चलकर आया, उसे बहुत ध्यान से देखा, फिर उसे बेहतर ढंग से देखने के लिए अपनी ढीली टोपी उतार दी। लेकिन बेशक ये तुम हो, नील्स ओलोफ, उसने कहा, तुम कैसे दिखते हो?
चूहेदान बेचने वाले आदमी ने पहले कभी राम्स जो में लोहार को नहीं देखा था और न ही वो उसका नाम जानता था। लेकिन ऐसा हुआ कि अच्छे लोहे वाले आदमी को लगा कि वो उसका कोई पुराना परिचित है, इसलिए उसने तुरंत उसे धोखा देना नहीं चाहा। हां, भगवान जानता है कि हालात कैसे बिगड़ गए हैं। उसने कहा, तुम्हें रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। लोहार ने कहा, यही गलती थी। अगर मैं अभी भी सेवा में होता तो ऐसा कभी नहीं होता। खैर, अब बेशक तुम मेरे साथ घर चलोगे। एक पुराने रेजिमेंटल साथी के रूप में हवेली में जाकर और मेहमानवाजी पाकर। ये हालांकि घुमक्कड़ को पसंद नहीं आया। नहीं, मैं ये नहीं सोच सकता, उसने कहा काफी चिंतित दिखते हुए। उसने सोचा कि वो 30 क्रोनर हवेली तक जाना शेर की मांद में कूदने जैसा होगा। वो केवल भट्टी में सोने और फिर चुपचाप भागने का मौका चाहता था। लोहार ने मान लिया कि वो अपने खराब कपड़ों के कारण शर्मिंदा महसूस कर रहा था। ये मत सोचो कि मेरे पास एक अच्छा घर है जिसे तुम खुद नहीं देख सकते, उसने कहा। एलिजाबेथ मर चुकी है, जैसा कि तुमने शायद सुना होगा। मेरे बेटे विदेश में हैं और मेरे सबसे बड़े बेटी और मेरे अलावा घर पर कोई नहीं है। हम सिर्फ इसलिए कह रहे थे कि यह बहुत बुरा था कि क्रिसमस के लिए हमारे पास कोई कंपनी नहीं थी। अब मेरे साथ आओ और क्रिसमस का भोजन थोड़ा हल्का करने में हमारी मदद करो। लेकिन अजनबी ने नहीं और नहीं और फिर से नहीं कहा और लोहार ने देखा कि उसे हार माननी होगी। 6ठे पेज पर लिखा है, लगता है कैप्टन वॉन स्टाहले आज रात तुम्हारे साथ स्टजनस्ट्रोम रुकना पसंद करेंगे, उसने मास्टर लोहार से कहा और अपनी एडी पर मुड़ गया। लेकिन वो खुद पर हंस दिया क्योंकि वो जानता था और लोहार भी जानता था कि उसने अपना आखिरी शब्द नहीं कहा था। आधे घंटे से भी कम समय बीता होगा कि उन्होंने बाहर घोड़ों की गाड़ी के पहियों की आवाज सुनी और एक नया मेहमान आया। लेकिन इस बार वो लोहे का मालिक नहीं था। उसने अपनी बेटी को भेजा था, शायद ये उम्मीद करते हुए कि उसके पास खुद से ज्यादा मनाने की शक्ति होगी। वो अंदर आई। उसके पीछे एक नौकर था जो उसकी बाह पर एक बड़ा फर कोट लिए था। वो दिखने में बहुत खूबसूरत नहीं थी, बल्कि काफी विनम्र और शर्मीली थी। भट्टी में सब कुछ पहले की तरह ही था और मास्टर लोहार और उसका सहायक अभी भी अपनी बेंच पर बैठे थे और लोहा और कोयला अभी भी भट्टी में चमक रहे थे। अजनबी ने खुद को फर्श पर फैला रखा था और अपने सिर पर सुअर के लोहे का एक टुकड़ा रखा था और अपनी टोपी को नीचे खींच रखा था। जैसे ही छोटी लड़की ने उसे देखा, वो उठ गई और अपनी टोपी ऊपर उठा ली। वो आदमी स्पष्ट रूप से सोने के लिए इस्तेमाल किया गया था और एक आंख खुली रखकर वो अचानक कूद पड़ा और काफी डरा हुआ लग रहा था। मेरा नाम एडला विल्मैनसन है, छोटी लड़की ने कहा। मेरे पिताजी आज रात घर आए और उन्होंने कहा कि तुम भट्टी में सो जाओ और फिर मैंने उनसे तुम्हें हमारे घर लाने और हमारे साथ रहने की अनुमति मांगी। मुझे खेद है, कैप्टन, कि तुम्हें कठिन समय से गुजरना पड़ा है। उसने दयालुता से उस आदमी को देखा। उसकी आंखें भारी थी और उसने देखा कि वो आदमी डर गया था। या तो उसने कुछ चुराया है या वो जेल से भागा है, उसने सोचा और जल्दी से जोड़ा, आप निश्चिंत रहें, कैप्टन, कि आपको हमारी अनुमति के बिना हमें छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कृपया क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमारे साथ रहें। उसने ये इस तरह से एक दोस्ताना अंदाज में कहा कि चूहेदान बेचने वाले को उस पर विश्वास करना पड़ा होगा। दोस्तों, यह इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 चैनल पर है, उसे भी जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन।